हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपने टाइटल इसका पढ़ा होगा इस वीडियो का। इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में होमवर्क दी थी आपकी, क्योंकि यार इन प्रॉब्लम्स को ही मैं टॉपिक्स के साथ जो मतलब अच्छे से मैं देता हूँ। अगला लेक्चर जो आता जिसमें नया टॉपिक में पढ़ा था उसमें अगर इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता तो बेटा वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता, जैसा कि पिछले वाला हो गया। ठीक है, वो काफ़ी 1.5 घंटे का हो गया था। ठीक है ना, हो गया था या फिर हो गया है, क्योंकि ठीक है तो इसलिए जो आपका अगला लेक्चर लंबा ना हो, इसलिए मैंने इन प्रॉब्लम्स के अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप आराम से सिर्फ क्वेश्चंस देख पाओ होमवर्क वाले। ठीक है ना, तो जैसा ये मैंने आपसे कहा था, मैं कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे होंगे थोड़े बहुत वो मैं अलग से बताऊँगा, डिस्कशन करूँगा। जो कि सिंपल थे उनका डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसमें एक आपको मैंने हिंट दिया था कि किसी न किसी एक स्टेप पे कहीं ना कहीं हमको कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो पहले तो हमको गिवन क्या क्या, हमको गिवन ये है ना, हमको गिवन ये है Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। दो साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला होता है Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा, स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ये फॉर्मूलेज आप पहले लिख चुके हो। ठीक है, बस वही फॉर्मूलेज का यूज़ कर रहा हूँ मैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ RE Z1 Z2। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ RE यहाँ पे प्लस का 2 टाइम्स ऑफ RE वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4 टाइम्स ऑफ RE Z1 Z2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आपका ऐसे करके बोल सकता हूँ उसको कि रियल पार्ट ऑफ Z1, इसको ये क्या लिख दिया है, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रियल पार्ट आपका 0 है। इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज Z1 डॉट Z2 इज़ आ प्योरली इमेजनरी, क्योंकि रियल पार्ट उसमें है ही नहीं, इसका मतलब वो प्योर इमेजनरी नंबर है, इज़ अ प्योर इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम लोग को तो बताना है Z1 अपॉन Z2 का, तो बस यहीं पे करना है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है, हमको बताना है Z1 अपॉन Z2 का, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है आपको। देखो यहाँ पे हमको पता है Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, ऊपर देखो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये चीज़ इक्वल्स होती है किसके, इसके, है ना, अगर मैं ऐसा लिखूँ, क्योंकि मॉडुलस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का भी सेम होने वाला है। जब इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है Z1 डॉट Z2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 दे रहा है। इसका मतलब ये Z1 डॉट Z1 इंटू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का वो जो आएगा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, वो भी आपका इमेजिनरी आएगा। 0 तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इमेजिनरी तो पक्का आने वाला है। ठीक है ना, इमेजिनरी तो आने वाला है, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट ही हो रहा है, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का ही निकाल चुके हैं। हम लोग यहाँ से बता चुके हैं कि Z1 डॉट Z2 इज़ अ प्योर इमेजिनरी नंबर, तो Z1 का इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 करेंगे तब भी वो इमेजिनरी आने वाला है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो, Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू होता है आपका मॉड Z। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ Z। अब देखो मॉडुलस एक बेटा रियल वैल्यू होती है हमेशा, क्योंकि वो नंबर्स में होता है, इंटीजर्स में होती है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बोला, हमेशा रियल ही आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी अपॉन रियल बन गया। ठीक है ना, तो Z1 अपॉन Z2 का मेरे पास क्या वो कैसा होने वाला है, Z1 मेरा इमेजिनरी होगा, Z2 हमारा रियल होगा, और इमेजिनरी अपॉन रियल इक्वल से होता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है ना, मतलब कि Z1 अपॉन Z2 हमारा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, हमको यही बताना था। ठीक है, इसमें कुछ नया यूज़ नहीं करा मैंने, पहले हमने Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 0 बता दिया, जिससे कि हमको एक चीज़ में समझ में आ गई, Z1 इंटू Z2 जो है वो हमारा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए था, क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे Z1 अपॉन Z2, तो हमें क्या करा, Z1 अपॉन Z2 में कॉन्जुगेट ऑफ Z2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब ऊपर करा Z1 इंटू Z2, एक नंबर यहाँ पे आपको पता, हमको पहले ही पता है कि 2 का प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 का है, जो उसका प्रोडक्ट है वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होने वाला है। तो Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का प्रोडक्ट भी हमेशा इमेजिनरी ही होगा आपका। ठीक है, नीचे आते हैं Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ये एक प्रॉपर्टी होती है। आप लोग Z इंटू Z का कॉन्जुगेट, Z इंटू Z का कॉन्जुगेट का अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आपका वो
ये हटा दो, ये क्या लगाया हुआ, ये नहीं लगेगा इसमें। z इंटू जेड कॉन्जुगेट का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो इक्वल टू आएगा किसके, मॉड ऑफ z के। ये प्रॉपर्टी मैं लिखा चुका हूँ पहले, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ समझ में आया कि z1 अपॉन z2 जो है उसका जो क्वांटिटी है वो हमेशा मेरी एक इमेजिनरी क्वांटिटी होने वाली है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप जल्दी से, ये रहा स्लाइड 1 और ये स्लाइड 2 नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों 11 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग आपको इसमें कहा क्या दिया गया क्वेश्चन में कि इफ़ 3z1 अपॉन 2z2 इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो मैं आपको एक हिंट दिया था कि इसमें आप क्या करो, आप 3z1 अपॉन 2z2 को आप ki के इक्वल मान लीजिए। इमेजिनरी इसलिए i वाला टर्म और k कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होने वाला है, इससे एक चीज़ होगी आपके पास z1 की जो है ना 3z1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ki इंटू 2z2, ठीक है ना। ठीक, अब देखो इस वैल्यू को हम लोग इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे इसमें। तो जब मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ z1 की पूरी वैल्यू लिख देते हैं ना कि 3z1 दिया गया है, ठीक है। 3z1 की जगह पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ ki(z2) प्लस 5z2 अपॉन 3 ki(z2) माइनस 5z2, ठीक है ना, समझ गए। अब इसमें कुछ कॉमन आता दिख रहा हो तो ले लो उसको, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें कॉमन आ रहा है z2, ऊपर भी नीचे भी दिख रहा होगा, z2 ऊपर भी है z2 नीचे भी है ना। तो रुक जाओ पहले, हमको तो मॉड चाहिए ना, तो इसकी ज़रूरत ही क्या है, हमको तो मॉड चाहिए असल में, हमको मॉड चाहिए ना, ये रहा मॉड। तो अब आते हैं इस पर, मॉड जब लेंगे तो यहाँ जब 2 ki हो गया, ये z2 कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। z2 देखो ऊपर नीचे हर जगह दिख रहा है आपको, z2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 2 ki प्लस 5 अपॉन यहाँ बचेगा 3z, यहाँ पे 3 क्यों लिखा होगा, 3z1 की वैल्यू कितनी 2 ki, ठीक है। नीचे बचेगा 2 ki माइनस 5, ठीक है। अब मॉड चाहिए तो वेरी सिंपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर होता है, ठीक है ना। तो इसको रखो यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ से हम आराम से वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 2k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि आप देख पा रहे हो एक्स और वाई की वैल्यू, ए और बी की जो वैल्यू हो बेटा सेम टू सेम है ना। तो अब होल अंडर रूट कर दो, या तो अलग अलग लिख लो, चलो अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके और ये ऐसे करके। तो ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम टू सेम है, इसलिए आंसर कितना आ गया 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कैसे बनाना, इसमें फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे लोग देख रहे थे कि जो भी पूछा है उसको गिवन जैसी शक्ल में बदलना है, ठीक है ना। जो भी गिवन है उसकी शक्ल में बदलना है, ऐसे कि हमको दिया गया यहाँ पे मॉड z दिया गया है, तो उसको हम वो ये z माइनस 6 अपॉन z की फॉर्म में बदलना है। तो काम करते हैं -6/z प्लस 6/z, ठीक है ना, चलेगा ना। और प्रॉपर्टी जो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी उसमें आपने एक और चीज़ देखी थी कि तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, z माइनस 6 अपॉन z, ठीक है, प्लस 6 अपॉन z, ठीक है ना। ठीक, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी, इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस 6 अपॉन मॉड z, क्योंकि ऊपर सिर्फ नंबर है तो उसके मॉड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और पॉजिटिव नंबर ये तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब मैं एक देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज़ करा था खाली हमने, कैसा कि ऐसा करके खाली मैंने अपने जो चाहिए मुझे, इसको जब मैंने ऐड करा था, इसको क्यों ऐड करा, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये मिल जाए, वाला साइड मिल जाए, RHS साइड मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये करा था। तो आप चाहो तो इसको हटा भी दो ऐसे करके, है ना, क्योंकि जब मैंने दिया था मैंने वापस कर लिया, उसका कोई रेशियो में भी बदलाव नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब आपको सिंपल देखिए, आप देखो अब ये सिंपल हो गया, क्वाड्रेटिक बनेगा, छोटा सा आपका प्यारा सा एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है, बनेगा आपके पास मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लगाना है, इक्वल्स इनइक्वालिटी चल रही है यहाँ पर, कितना है लेस देन इक्वल्स टू 0, खाली कुछ नहीं LCM लेके इधर उधर कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे छोटा सा। तो अगर आप सॉल्व करने की ज़रूरत वैसे यहाँ पे है नहीं, आप एक मतलब इसको चाहो तो आप सॉल्व करो, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 6 भी है, तो मेरे को दिख गया क्या, जैसे कि अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं 4z, ठीक है, मॉड का प्लस 4 माइनस 10, इस -6 को मैंने मैनिपुलेट कर दिया, किससे, मतलब थोड़ा सा बदल दिया, -6 को कैसे लिख दिया मैंने, -6 और प्लस का 4 लिख दिया, बात तो वही है। लेकिन इससे हम इसका यूज़ करने वाले कैसे यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज़
ये जो लिखा हुआ है ये असल में है मॉड जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हमको पता था, मैंने आपको भी दिखा दिया। अगर आप चाहो तो नॉर्मल जैसे क्वाड्रेटिक खोलते हो या फिर जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके। तो यहाँ से आपके पास लगभग आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो, तो पहली चीज़ तो ये कि ये ब्रैकेट हटाओ, इस कन्फ्यूज़न दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट होंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, z माइनस टू का मॉड बचेगा, ठीक है ना, एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो ये हो। अच्छा, एक चीज़ आपको शायद यहाँ पे नई चीज़ लगे कुछ, कि आप लोग हमेशा जब भी आप देखोगे कि स्क्वायर लगाया है और ऊपर रूट लगा हुआ है तो हमेशा हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो वो असल में इसको आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का रूट आता है तो इसको आप हमेशा लिखोगे मॉड एक्स, ठीक है ना, हमेशा, ओके। मॉड एक्स लिखते हो हम लोग हमेशा, तो इसीलिए बस ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रूट के अंदर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड दे दिया, ठीक है। आपका सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बहुत सिंपल होने वाला है। हमको पूछा गया मॉड जेड का ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मॉड जेड माइनस टू, ठीक है ना। तो मॉड देखो फंक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर x लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो मेरा -10 और +10 के बीच में है, ठीक है ना, समझ गए। मॉड एक्स ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 10 दिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो x है वो -10 और +10 के बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ा सा मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मॉड जेड -2 जो है वो आपका +10 और -10 के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमको चाहिए मॉड जेड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग टू इन दिस इक्वेशन, इन दिस इनइक्वालिटी, जब ऐड करेंगे 2 को तो क्या होने वाला है, ऐड 2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ +2 -10 करेंगे, जब +2 यहाँ पे -10 करेंगे, -√10 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे +2 प्लस मॉड जेड -2 करेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपका +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे +2 प्लस √10, ठीक है ना। रूट क्यों लग गया, रूट क्योंकि ये चल ही रहा था यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे रूट क्यों लग गया, यहाँ पे रूट चल रहा था, मैं लगाया नहीं था ये, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया रूट यहाँ पर। अब देखो ये जो है प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस √10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 √10, ठीक है। अब आपको इसमें मैक्सिमम पूछा गया है, मतलब कि ये वाली पूछी गई, तो ये आंसर हो गया। अगर मिनिमम पूछा था तो ये पूछा था, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे आके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका हो गया आंसर यहाँ पे कंप्लीट। तो बेटा ये एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो आप आर्गूमेंट z1/z2 का वो लगा सकते हो प्रॉपर्टी, तो आपको मिल जाएगा आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, ठीक है। लेकिन उससे लंबा जाने वाला है, लास्ट में आपको 2 बार करना पड़ेगा z2 के लिए अलग से, ठीक है। z2 का मतलब एक रियल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक 2√2 एक रियली नंबर है पूरा, ठीक है ना, तो उससे हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा आपको i की 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको i की 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ऐसे करेंगे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1 - √3 अपॉन 2√2, ठीक है, यानी यहाँ पे इन दोनों में से प्लस का ही कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा √3 + 1 अपॉन √2। तो ये भी तो एक तरीके का a + i भी फॉर्म है या फिर x + iy फॉर्म है ना। तो ये चीज़, ये नंबर जो पहला नंबर है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। कैसे, क्योंकि 1 - √3 लिखा हुआ है, 1 - √3 लिखा हुआ है और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली, मतलब ये नेगेटिव है i, और ये √3 + 1 ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव माइनस प्लस हैं, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस प्लस है, और वो कहाँ गिरता है, माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ दिस थिंग, हम लोग सेकंड ऐसे करते थे, आर्गुमेंट ऑफ z इफ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिखते थे, पाई माइनस tan इनवर्स y/x, ठीक है, ये होता था। तो बस यही चीज़ हम लोग यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो z की वैल्यू यहाँ पे ये इसका
आर्ग्यूमेंट कैसे निकल आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है ना बेटा। ठीक, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने बहुत ही ये फेमस एंगल है √3 + 1 √3 - 1 वाला, ये होता है 15 डिग्री का, ठीक है, ये होता है 15 डिग्री का। तो tan इनवर्स की वैल्यू कब देता है, 15 डिग्री पे देता है। तो 15 डिग्री तो नहीं लिख सकते हैं, हम लोग इसको चेंज कर देंगे रेडियन में। तो जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, π/12, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/12। तो पाई माइनस π/12 दैट इज़ 11 π/12। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें यही आपको दिखाने के लिए मैंने दे दिया था। अच्छा क्वेश्चन, वो कोऑर्डिनेट कैसे पहचाने थोड़ा आसान तरीके से बता दिया, ठीक है ना। तो इसको नोट करना तो नोट कर लो जल्दी से। ये हो गया आपका स्लाइड 1 एंड ये आपका स्लाइड 2, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं से देखते हैं। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन था मेरा, लास्ट क्वेश्चन है वैसे ये भी। इसका क्या था मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + cos 6π/5, ठीक है ना, प्लस I sin 6π/5, ठीक है ना बेटा। तो देखो पहली नज़र में इंसान क्या करता है, जल्दबाजी में गलती करता है कि देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन गलती करते हो आप लोग कैसे, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखा हुआ थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है। तो 6π/5 कितना होता है, देखो 6/5 × 180 करेंगे यहाँ पे। अगर मैं 180 करूँ अगर, ठीक है ना, पाई की वैल्यू 180 रख दी मैंने। तो क्या करा, देखो आप चेक करो आप कितना आने वाला है, 5 3 15, 5 3 15 बचा 3, 5 6 30, 6 × 36। इट्स वेरी ऑब्वियस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं गिरने वाला है, क्योंकि 90 से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये 90 से काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ी है, कि ये लिखा क्या है, ये सब में लिखा हुआ है पाई + π/5, अगर मैं रेडियन में बताऊँ आपको, ठीक है ना, पाई। तो अच्छा चलिए एक काम करते हैं, निकालते हैं इसको। देखो कैसे लिखा है मैंने, 6π/5 लिखा, साफ साफ दिख रहा है, पाई + π/5 लिखेंगे तो 6π/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिख ही रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये असल में क्या हो गया, आप इसको ऐसे देखो, 1 + cos पाई + π/5 प्लस I sin पाई + π/5, ठीक है ना, पाई + π/5, ठीक है। तो cos पाई + थीटा का फॉर्मूला क्या होता था वो -cos थीटा। क्यों होता था ये आपको याद होगा, कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला। थर्ड कोऑर्डिनेट में गिर रहा है AST, मतलब कि यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, इसलिए cos नेगेटिव, ठीक है ना। और पाई के उसमें मल्टीपल में दिया गया है, मतलब कि नो चेंज, ठीक है। ये मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर्स में बता रखा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। cos पाई + थीटा की वैल्यू होती है -cos थीटा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो याद कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos π/5, ठीक है, प्लस I, देखो साइन पाई + थीटा का वैल्यू होता है -sin थीटा, ठीक है ना, -sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस तो नहीं लगेगा, इसका मतलब साफ साफ हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं लगने वाला, तो यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे जाएगा sin π/5, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एकदम ही बदल गया, नॉर्मल मतलब वक्त बदल गया, देखो एकदम पूरा सा, कैसे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चला था, अगर हम लोग पॉजिटिव करते तो गलत होता था। तो देखो यहाँ पे एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया पूरे, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर प्लस था, नीचे माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो रियल, ये पूरा का पूरा रियल है, ये नेगेटिव है आपका, ठीक है, और ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स sin π/5 अपॉन cos π/5, ठीक है ना, cos π/5। यहाँ पे कितना देगा इसका आंसर, tan इनवर्स tan π/5, ठीक है ना। tan एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच गया, π/5। आर्गुमेंट ऑफ z आ गया कितना, π/5, ठीक है। तो बेटा ये मैंने लेक्चर से छोटा सा लेक्चर इसीलिए बनाया था, जिसमें आपको क्वेश्चंस बता पाऊँ मैं, जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके हो गए होमवर्क के लिए आपके सारे सवाल, ठीक, इतने काफ़ी हैं, इतने ही थे जो बताने लायक थे। तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही, तो उसमें शायद मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊँगा और, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।